गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में अब तक हम बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे होता है, कौन से ऑर्बिटल्स कहाँ से आते हैं, उनकी मिक्सिंग किस तरह से होती है, ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। इस सब के बारे में हम सभी लोग डिटेल्ड स्टडी इन सारे हाइब्रिडाइजेशंस की हम लोग कर चुके हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे कभी ये डिटेल नहीं पूछा जाता है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसमें s और p का ओवरलैपिंग कैसे होता है, या अगर कहीं sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो वो ओवरलैपिंग कैसे होता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह के आते हैं कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और सीधे सीधे उसकी जियोमेट्री पूछी जाएगी या उसका शेप पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जियोमेट्री या शेप सीधे सीधे इन हाइब्रिडाइजेशंस पर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप चुटकियों में निकाल लें तो उस मॉलिक्यूल का शेप आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप चुटकियों में किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और फिर उस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर उस मॉलिक्यूल का जियोमेट्री या उसका शेप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिक जिसके ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिक कुछ नहीं है, सिंपली आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसको हम z बोलते हैं। z यहाँ कुछ नहीं है, z का सीधा सा मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। z का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या z हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कई तरीके हैं इसके, जिसमें से एक सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है कि z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज हमसे पूछा जाए H2S का आप हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, तो इसमें पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें सल्फ़र जो है ये सेंट्रल एटम है और इसी के इर्द गिर्द सारी बॉन्डिंग होती है। तो अब सल्फ़र में अगर इसका लेविस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, SH और ये H। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए या हमें लेविस स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि आपको रटना पड़ेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। सपोज़ आप अभी क्लास 11th में हैं और जैसे जैसे आप 11th पास करेंगे और 12th में पहुंचेंगे, 12th के बोर्ड प्री बोर्ड तक पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे आप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना या उनका लेविस स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो, नहीं पढ़ रहे हैं तो 10 साल और लग जाएंगे तब भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप लेबोरियस हैं, स्टूडियस हैं, तो आप मॉलिक्यूल्स के लेविस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। हताश होने की ज़रूरत नहीं कि आप सोचें कि नहीं हमें नहीं आता तो हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही अभिमन्यु हुए हैं और जो माँ के गर्भ से सीख कर आए थे। बाकी हर व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ यहीं पर सीखता है। तो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों। ठीक, तो सपोज H2S का चैलेंज है हमारे सामने, जिसका लेविस स्ट्रक्चर कुछ ये है कि सल्फ़र से एक सिग्मा बॉन्ड निकलता है, H के साथ बनता है, और फिर उसी सल्फ़र से दूसरा सिग्मा बॉन्ड निकलता है, वो दूसरे H से बनता है। अब सल्फ़र आप जैसा कि जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 का मेंबर है। यानी इस सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों, उन 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड में आ गया, है ना। तो सल्फ़र से 2 इलेक्ट्रॉन तो इन सिग्मा बॉन्ड के बनने में चले गए।
तो अब सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब सल्फ़र के पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, उनको बना दीजिए। ये बन गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के पास बचे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बाद में? 4। तो पेयर कितने बन जाएंगे? 2। तो कितने लोन पेयर हो गए सल्फ़र पे? 2। तो लोन पेयर कितने हुए सल्फ़र पे? 2। और सिग्मा बॉन्ड कितने निकले? टोटल 2। तो सर हमारा जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड है अपने 2, लोन पेयर हैं 2, टोटल आ जाएगा 4। 4 के जेड के करस्पॉन्डिंग अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। 4 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 भी होता है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने रेड पेन से लिखा है, लेकिन dsp2 आपका अभी सिलेबस में नहीं। जब आप 12th में पहुंचते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है। तो ये जो मैंने रेड पेन से 2 हाइब्रिडाइजेशन बनाए हैं, इनको 11th के बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 12th में जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा जाता है तो वहाँ डिस्कस किया जाता है। ठीक, तो अभी हम फोकस अपना हमारा रहेगा सिर्फ ब्लैक से जो हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं उन पे। तो 4 है, इसका मतलब कि H2S में हाइब्रिडाइजेशन सल्फर पे होगा sp3। क्लियर है? चलिए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज H2O। H2O है अपना। अब H2O है बच्चों, तो इसका भी पहले हम क्या करें? लेविस स्ट्रक्चर बना लें। तो वो कुछ ऐसा बनेगा OHH। अब बिल्कुल उसी तरह से ऑक्सीजन से देखिए एक सिग्मा बॉन्ड निकला, इस H पे बना, फिर ऑक्सीजन से एक सिग्मा बॉन्ड निकला, इस H के साथ बना। तो इस तरह से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन के साथ। तो अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 का मेंबर है, यानी इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में गया और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में चला गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऑक्सीजन के पास? 6 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 4। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को चलिए हम लोग बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया और चौथा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। प्यारे बच्चों, तो अब वही इक्वेशन लगा देते हैं। Z इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन से कितने सिग्मा बॉन्ड निकल रहे हैं? 2। और लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन के पास? अब 2। तो टोटल हो गया 4, यानी यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जियोमेट्री कैसी हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की? जियोमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ऊपर वाले केस में भी चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसकी भी जियोमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक, चलिए अभी भी अगर क्लैरिटी नहीं तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज NH3। तो NH3 में आप कैसे करेंगे? देखिए ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड से। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के जल्दी से बताइए। लिख लिया? पॉज करके प्रयास कीजिए जानने का कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे या पीरियोडिक टेबल में अगर इसकी पोजीशन देखेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आप 5 इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो 5 में से आपका एक इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड में गया, एक इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड में गया, एक इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड में गया। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों? चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए, तो अब इसके पास बच जाएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर कितना हो गया नाइट्रोजन पे? सिर्फ 1। तो अब लगा दीजिए वही इक्वेशन कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने निकले हैं नाइट्रोजन से? 3। और लोन पेयर कितना है? 1। टोटल हुआ 4। 4 के करस्पॉन्डिंग देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपका? sp3, यानी जियोमेट्री इस केस में भी आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी ही आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का
हाइब्रिडाइजेशन और उसका जियोमेट्री बता सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक की एक खासियत यह है कि आपको लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का बनाना आना चाहिए। इन केस मान लीजिए आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता एग्ज़ाम में, तो आप इस ट्रिक में फंस जाएंगे। तो उसके लिए भी दूसरी ट्रिक है प्यारे बच्चों, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के मार्जिन आपके साथ है। तो अगर लेविस स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरी ट्रिक देता हूँ। ये देखिए, ये दूसरी ट्रिक है बच्चों कि अगर आप लेविस स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो आप दूसरी ट्रिक लीजिए जेड को कैलकुलेट करने के लिए। इस ट्रिक के हिसाब से आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। z इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को क्या लिखा गया है Ca, प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के भी आप बगैर लेविस स्ट्रक्चर बनाए हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं, पहले उन्हीं एग्जाम्पल का करते हैं। मान लीजिए हमको NH3 का निकालना है। किस मॉलिक्यूल का निकालते हैं? चलिए अपन लोग मिल करके NH3 का निकालते हैं। तो NH3 में चलिए यही फार्मूला लगाते हैं, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने कितने हो जाएंगे? चूंकि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है इसलिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो गया 5, ठीक है 5। अब प्लस कोई निगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल में? कोई निगेटिव चार्ज नहीं, तो प्लस हो गया 0। माइनस पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल में? बिल्कुल नहीं है, तो -0। फिर है प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिनकी वैलेंसी सिर्फ एक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन हो गया। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट एटम हैं, ठीक। तो कितने मोनोवैलेंट एटम है इसमें? हाइड्रोजन 3 लगे हैं। हाइड्रोजन कैसा है? मोनोवैलेंट। तो अभी के लिए आप रट लीजिए थोड़ा सा कि हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन मोनोवैलेंट एटम होते हैं। तो 3 आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो +3। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखिए 5 और 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 का मतलब सीधा सा हो गया कि आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, और इस वजह से इस मॉलिक्यूल की यानी अमोनिया की जियोमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो इस ट्रिक में आप देख रहे हैं कि आपको लेविस स्ट्रक्चर भी पता होने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये ट्रिक जो है सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स, उन आयंस पर काम करेगी जिनमें सिर्फ एक सेंट्रल एटम हो, ठीक। अगर 2 सेंट्रल एटम होंगे तो फिर से आपको वही ट्रिक 1 पे जाना पड़ेगा। तो ये इसका लिमिटेशन है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसका ध्यान रखिएगा। दिस ट्रिक यानी ट्रिक 2 इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंगल सेंट्रल एटम सिस्टम, ठीक। चलिए इसी को और एक्सप्लोर करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज H2O का हमको पता करना है, तो H2O में लगा देते हैं फार्मूला, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये होते हैं 6, प्लस निगेटिव चार्ज कितना है इस पर, इस मॉलिक्यूल पर? कोई चार्ज नहीं है, 0 दिखा रहा है, तो 0। माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है? ये भी 0 है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? देखिए हाइड्रोजन 2 लगे हैं तो 2 बना दिया हमने। टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3, और जियोमेट्री इस वजह से इस मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल की हो जाएगी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक। चलिए अगला लेते हैं। सपोज वही H2S लिया था हमने, H2S को डिस्कस कर लेते हैं। H2S के केस में हम कैसे निकालेंगे? फिर से वही फार्मूला, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू सेंट्रल एटम, इसमें सल्फ़र है तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों?
पहले भी बता चुका हूँ 6 प्लस निगेटिव चार्ज कोई है इस मॉलिक्यूल पे, देखिए कोई चार्ज नहीं दिख रहा है मॉलिक्यूल पे, तो निगेटिव चार्ज हो गया 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज भी हो गया 0, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम आपके कितने हैं 2, तो हमने ये लिखा 2, तो ये हो गया 6 2 8, और 8 2 से जाएगा तो हो जाएगा 4, और 4 पे आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, और जियोमेट्री आपकी हो जाती है टेट्राहेड्रल। ठीक, इस ट्रिक से आप आयंस का भी हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। सपोज आपसे कह दिया जाए CO3 माइनस माइनस में हाइब्रिडाइजेशन बताइए कार्बोनेट आयन, तो इसमें अब आपको इस ट्रिक की वजह से कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हम इसका जेड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्लस निगेटिव चार्ज कितना है इस पर 2 यूनिट, देखिए दिखा रहा है माइनस के 2 दिखा रहा है, तो +2, माइनस पॉजिटिव चार्ज कोई है नहीं तो 0। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इसमें ध्यान देके बताइए कितना हो जाएगा। मोनोवैलेंट एटम मैंने आपको पहले भी बताया है कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन। यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन है कोई, ना ही हैलोजन है कोई, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बेटा एक बाईवैलेंट एटम है, उसकी 2 वैलेंसी होती हैं। जब आप इसी साल पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि ऑक्सीजन को बाईवैलेंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से बाईवैलेंट है। हाइड्रोजन और हैलोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से वो मोनोवैलेंट है। ठीक, तो अब प्लस पॉजिटिव चार्ज तक अपन आ गए थे, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इसमें देखिए कोई नहीं है तो 0, तो 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड किया आया 3, 3 पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2। और प्यारे बच्चों लिस्ट देखिएगा आप, जो ट्रिक 1 में ही मैंने बताई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपका शेप जियोमेट्री हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, तो सपोज हम नाइट्रेट आयन का निकालना चाहते हैं NO3 माइनस, इसमें आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो चलिए इसका जेड कैलकुलेट करते हैं। जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। ठीक, 5 प्लस निगेटिव चार्ज कितना है 1, पॉजिटिव चार्ज कितना है 0, और मोनोवैलेंट एटम भी 0, तो 5 1 6/2 यानी कि 3, और 3 में आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, यानी इसमें भी जियोमेट्री कौन सी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। इसमें अब चलिए हम सपोज सल्फेट आयन का निकालना चाहें, अगर SO4 आयन में हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री, तो क्या होगा। सल्फेट आयन में देखिए Z इज इक्वल टू हाफ इंटू सेंट्रल एटम इसमें सल्फ़र है, सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस निगेटिव चार्ज कितना है 2, पॉजिटिव चार्ज कितना है 0, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इसमें कोई है नहीं तो वो भी +0, तो 6 और 2 जुड़ के 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, और 4 में हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। ठीक, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज हमसे कह दिया जाए XeF4 में निकालिए, XeF4 जीनान टेट्राफ्लोराइड, तो जीनान को हम जानते हैं इनर्ट गैस है, तो इसका पहले Z कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो जीनान चूंकि इनर्ट गैस है यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, बिल्कुल सही, 8 प्लस किसी तरह का कोई चार्ज नहीं तो +0 और -0। फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम देखिए इसमें 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 4 फ्लोरीन जुड़ने की वजह से
अब 8 4 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 6। और 6 के केस में बच्चों आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है sp3d2। और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 तो आपका जियोमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत कठिन से कठिन सवाल आप आराम से इस ट्रिक के जरिए लगा सकते हैं। और ये जितने एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या तो प्री मेडिकल एग्ज़ाम में, चाहे आपका नीट हो या नीट से पहले आपका पीएमटी वगैरह होते थे उनमें आ चुका है ये सारे एग्जाम्पल्स का हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। होपफुली वीडियो में आप हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित इन 2 ट्रिक्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर कीजिए। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस यूट्यूब चैनल के मार्जिन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे जल्दी सबसे तेज़ पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।